नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया की सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर और आइए देखते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान के प्रसार, संचार तथा वैज्ञानिक रुझान के विस्तार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक दुर्घटना अथवा रिसाव की स्थिति में विषैली गैसों की खोज के लिए ऑक्सपीएमएन नामक सेंसर विकसित किया। विजेताओं के नामों की घोषणा के साथ 8वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव गुवाहाटी में संपन्न। पीएचडी के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति का पंजीकरण प्रारंभ, 31 मार्च तक होगा पंजीकरण। सर सीवी रामन के महत्वपूर्ण रामन प्रभाव खोज के सम्मान में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजित किया जाता है। इस वर्ष आयोजित समारोह का विषय था सतत भविष्य के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। इस अवसर पर विज्ञान के प्रसार, संचार तथा वैज्ञानिक अभिरुचि के विस्तार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। वैज्ञानिक अनुप्रयोग के महत्व के संदेश को व्यापक तौर पर प्रसारित करने के लिए हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन के द्वारा मानव कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में घटित होने वाली प्रमुख गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन महान भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रामन द्वारा अपनी खोज को सार्वजनिक किए जाने की स्मृति में किया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके इस योगदान की स्मृति में वर्ष 1987 से प्रत्येक साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की एक केंद्रीय विषय वस्तु होती है, जिसके मुताबिक पूरे देश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना तथा जन साधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। इस दिन सभी विज्ञान संस्थानों जैसे राष्ट्रीय एवं अन्य विज्ञान प्रयोगशालाएं, विज्ञान अकादमियों, शिक्षा संस्थानों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली के टेक्नोलॉजी भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजन में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित थे। विशेषकर हमारे नौजवान और बच्चों के बीच में विज्ञान के प्रति अभिरुचि विकसित हो और विज्ञान के प्रति लोगों के मन में और अधिक सम्मान, श्रद्धा का भाव पैदा हो, इस नाते इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पंजाब के डॉक्टर रघुबीर सिंह खानपुर को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संचार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में 2 लाख रुपए नगद, एक स्मरण चिन्ह तथा एक दृष्टांत शामिल थे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास केंद्र को नवीन तथा पारंपरिक विधियों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग को पुरस्कृत किया गया। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से महिला विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उड़ीसा के सामाजिक सांस्कृतिक विकास केंद्र को प्रदान किया गया। इनके अलावा प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रसार तथा बच्चों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न पुरस्कार दिए गए।
विज्ञान दिवस के मौके पर एक समारोह में डॉक्टर हर्षवर्धन ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ऐप लोकार्पित किया। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सीधे मंत्री से जोड़ना है, जिसके द्वारा वो अपने विचार, वैज्ञानिक खोज तथा पर्यावरण से जुड़े मुद्दे साझा कर सकें। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आयोजित एक अन्य समारोह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने दीर्घकालीन भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान विज्ञान संग्रहालय के महानिदेशक अनिल मानेकर ने मुख्य व्याख्यान दिया। उन्होंने विज्ञान संचार तथा सभी के लिए वैज्ञानिक शोध उपलब्ध होने पर जोर दिया। इस समारोह में दीर्घकालीन विकास के लिए प्रौद्योगिकी पर व्याख्यान दिए गए। हम सभी का ये दायित्व है कि हम सस्टेनेबिलिटी जो है एनवायरनमेंट की हो, चाहे एनर्जी की हो, चाहे पानी की हो, बिजली की हो या अपने हेल्थ की हो, हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो इसमें ये साइंस डे का मकसद है कि इसकी अवेयरनेस पैदा करना कि क्या हमारे चैलेंजेस हैं, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी के उसके सॉल्यूशंस हैं जो हम सब मिलकर इसमें कार्य कर सकें, जिससे कि हमारी सोसाइटल जो प्रॉब्लम है, जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी बन सकें। विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम जो भी करते हैं उसमें कहीं न कहीं विज्ञान छिपा है। एक सामान्य कैलकुलेटर के उपयोग से लेकर दरवाजा बंद करने तक तथा विशाल वॉशिंग मशीन का उपयोग विज्ञान की देन है। पूरे विश्व में विकास का आधार विज्ञान है तथा इसकी अनगिनत खोज ने हमारी जिंदगी को आरामदेह बना दिया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य वैज्ञानिक अभिरुचि के अधिक प्रसार को प्रोत्साहन देना है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। विज्ञान को दी जा रही है प्राथमिकता। स्वास्थ्य संबंधी कम लागत की स्वदेशी प्रौद्योगिकियों ने लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है। स्वच्छ भारत मिशन को दिया जा रहा है बढ़ावा। सतत विकास के लिए ग्रामीण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हल्के विमान सारस का सफल परीक्षण किया गया। स्वदेशी गणितीय मॉडल और उच्च कंप्यूटिंग क्षमता के माध्यम से तालुका स्तर पर सटीक मौसम पूर्वानुमान, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जलवायु अनुकूलित और कीट-रोधी फसलों की किस्मों का विकास किया जा रहा है। फेलोशिप एवं कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं को विज्ञान में कर रहे हैं आकर्षित। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगों में भारत की भागीदारी, दूर दराज तक पहुंच, बेहतर जीवन के लिए विज्ञान। कई प्रकार के औद्योगिक तथा रासायनिक प्रायोगिक कार्य साइनाइड तथा पिक्रिक एसिड जैसे विषैले रसायनों पर निर्भर करते हैं। स्पष्ट है कि चाहे कितने ही दूरदराज के क्षेत्र में संस्थान क्यों न स्थित हो, औद्योगिक दुर्घटनाओं या विषैले रसायनों के वातावरण में रिसाव की आशंका बनी रहती है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है तथा पर्यावरण को प्रदूषित कर सकती है। ऐसे में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों तथा अधिकारियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली काफी महत्वपूर्ण है। IIT रुड़की में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन विषैले रसायनों का पता लगाने के लिए काफी संवेदनशील OXP-MN प्रणाली विकसित की है। ज्ञान विज्ञान की टीम ने रुड़की में इस सेंसर प्रणाली को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात की। पिक्रिक एसिड या साइनाइड जैसे विषैले आयनों का उपयोग करने वाले उद्योगों में वातावरण में विषैले गैसों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली सेंसिंग प्रणाली का होना आवश्यक है। पिप्रिक एसिड का उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों के निर्माण के लिए किया जाता है। दरअसल इस रसायन का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। विस्फोट के पश्चात उत्पन्न होने वाली विषैली गैस अपनी चपेट में आने वालों को गंभीर रूप से घायल कर सकती है तथा यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है। विद्युत लेपन, स्वर्ण अयस्क का निछालन, बहुरूपी संश्लेषण, स्टील निर्माण, रॉल तथा तृणनाशकों का निर्माण करने वाले उद्योगों में जहां साइनाइड का व्यापक उपयोग होता है, वहां मानवीय गलती से साइनाइड वातावरण में फैलकर उसे विषैला बना सकता है। किसी भी उद्योग में दुर्घटना से बचाव के लिए समय रहते जानकारी प्राप्त करने की प्रणाली होनी चाहिए।
जिसमें मुख्य आवश्यकता किसी स्थान पर विषैली गैसों की उपस्थिति की जानकारी है। IIT रुड़की के डॉक्टर M शंकर तथा उनकी टीम ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो निगरानी रखने के अलावा प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत समेत विषैले गैस की सांद्रता की जानकारी दे सकता है। इसे OXP-MN सेंसर कहते हैं। A new compound called beta dicyanovinyl substituted oxophosphorinogen has been capable of detecting picric acid, the major component of explosive. Further, the same compound can detect fluoride and cyanide ion within the mixture of other anions. वातावरणीय, नैदानिक, रासायनिक तथा जीव रासायनिक क्षेत्रों में संभावित प्रयोग को देखते हुए ऋणायन प्राप्त करने वाले यौगिकों का डिजाइन तैयार करने के लिए विस्तृत शोध किया गया। IIT रुड़की के डॉक्टर M शंकर तथा उनकी टीम ने अपना शोध एक उचित यौगिक की तलाश के लिए केंद्रित किया जो बेहद कम सांद्रता होने पर भी विषैले आयन का पता लगा सके। पिक्रिक एसिड, साइनाइड तथा फ्लोराइड की जांच के लिए पूर्व निर्धारित तकनीकी में जानकारी प्राप्त करने में लंबा वक्त लगता था तथा इसके लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती थी। इन परेशानियों को दूर करने के लिए डॉक्टर शंकर तथा उनकी टीम ने इन विषैले आयनों की तलाश करने वाले यौगिकों का संश्लेषण करना आरंभ किया। उनकी तलाश 4 वर्षों बाद नायाब बीटा डाइनोसिनाइल सब्स्टिट्यूटेड OXP-MN के रूप में पूरी हुई। OXP-MN यौगिक अकेले ही रंग परिवर्तन द्वारा पिक्रिक एसिड, साइनाइड तथा फ्लोराइड की जांच करता है। पिक्रिक एसिड का घोल OXP-MN घोल का रंग गुलाबी से बैंगनी कर देता है। साइनाइड आयन के मामले में ये बैंगनी से नीला हो जाता है तथा फ्लोराइड आयन की उपस्थिति नीले से इसका रंग गुलाबी बना देती है। रंग परिवर्तन को खुली आंखों से देखा जा सकता है। निश्चित रूप से OXP-MN सेंसर उद्योगों में निगरानी तथा ठोस अथवा घोल के रूप में पिक्रिक एसिड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रायोगिक कार्यों में साइनाइड का उपयोग करने वाले तथा स्टील निर्माण, स्वर्ण अयस्क का निच्छालन तथा कृत्रिम रेशा तैयार करने वाले उद्योगों में जहां पानी में साइनाइड के घुलने का खतरा है, वहां भी ये सेंसर काफी मायने रखता है। OXP-MN सेंसर इन उद्योगों की निगरानी के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। डॉक्टर शंकर तथा उनकी टीम का ये प्रयास निश्चित रूप से पिक्रिक एसिड, साइनाइड तथा फ्लोराइड जैसे विषैले आयनों की खोज में काफी मदद कर सकता है तथा किसी प्रकार के रिसाव से इंसानों की जान सुरक्षित रख सकता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे गुवाहाटी, जहां आपको मिलवाएंगे 8वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के विजेताओं से। तो देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। पिछले हफ्ते गुवाहाटी में 8वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के संचार तथा पत्रकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। ये एक ऐसा मंच था जहां विज्ञान पर आधारित विभिन्न विषयों पर फिल्में दिखाई गईं। विभिन्न वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को गोल्डन, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज बीवर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। गुवाहाटी में दिए गए पुरस्कारों पर विज्ञान प्रसार की विशेष रिपोर्ट। गुवाहाटी में हाल ही में संपन्न हुआ 8वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव एक ऐसा मंच था जहां देश भर से विज्ञान के प्रति उत्साही छात्र तथा वैज्ञानिकों को फिल्मों के रूप में विज्ञान से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। 20 से 24 फरवरी तक आयोजित महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के संचार तथा पत्रकारिता विभाग का संयुक्त प्रयास था। महोत्सव का उद्घाटन प्रसिद्ध वृत्तचित्र निर्माता तथा पर्यावरणविद माइक पांडे तथा इग्नू के प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह के बाद फॉरेस्ट सिक्योरिंग द फ्यूचर फिल्म दिखाई गई, जिसका निर्माण USAID, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। 5 दिवसीय महोत्सव में लोगों को विज्ञान पर आधारित फिल्म बनाने के तरीके, भारत तथा विश्व में विज्ञान से जुड़ी गतिविधियां तथा महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारियां दी गई। इमर्जिंग एरियाज ऑफ साइंस फिल्म मेकिंग विषय पर एक पैनल डिस्कशन तथा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइंस फिल्म मेकिंग विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा फिल्मों के द्वारा विज्ञान संचार पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। महोत्सव का सर्वाधिक उत्साहवर्धक भाग था पुरस्कार वितरण। 4 विभिन्न वर्गों में पुरस्कार वितरित किए गए। वर्ग ए में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं द्वारा बनाई फिल्में शामिल थी।
इस वर्ग में दूरदर्शन नई दिल्ली के अनूप खजूरिया की फिल्म विस्पर्स ऑफ वॉर्मिंग को गोल्डन बीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ग बी में निजी फिल्म निर्माताओं तथा प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई विज्ञान फिल्मों को रखा गया था। इस वर्ग में विपुल कीर्ति शर्मा द्वारा निर्देशित प्रीडेटिंग द प्रेडेटर्स को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार के जो सब सम्मेलन होते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है कि अगर एक रिसर्चर्स को अप्रिशिएट कर रहा है कोई, और इससे बढ़ावा मिलता है, रिसर्च को बढ़ावा मिलता है। और हम लोगों ने जो काम करा है वो ये है कि रिसर्च को हम मूवी में लेकर के आए हैं। जो लेब्स में छुपा हुआ था वो पेपर में छप जाता था, उसको किसी को पता नहीं पड़ता था। तो हमने करा ये है कि हमने मूवीज़ बनाई हैं उन सब रिसर्च के रिजल्ट्स पर, और हमने उनको आपके सामने रखा है। वर्ग सी में कॉलेज छात्रों की बनाई फिल्मों को सम्मिलित किया गया, जिसमें वुमनहुड नाम से श्वेता दत्ता की डॉक्यूमेंट्री को प्रथम स्थान मिला। ये डॉक्यूमेंट्री मासिक धर्म के दौरान सफाई पर आधारित थी। वर्ग डी में स्कूली छात्रों की बनाई फिल्में शामिल की गई, जिसमें आफरीन कपूर को उनकी फिल्म डंप द जंग के लिए गोल्डन बीवर पुरस्कार प्राप्त हुआ। कुछ अन्य प्रशंसनीय फिल्मों को भी स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें सीमा मुरलीधरा की आउट इन दी ओपन, मतिउर रहमान की रीमोशन्नी जैसी फिल्में शामिल हैं। विशेष पुरस्कार श्रृंखला में शोध के लिए तकनीकी श्रेष्ठता का पुरस्कार विपुल कीर्ति शर्मा की प्रीडेटिंग द प्रेडेटर्स की झोली में आया, जबकि फिल्म खलासीज ऑफ मलाबार के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट का पुरस्कार जया जोशराज को दिया गया। फिल्म एक्सोडस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार माधव विष्णु को प्राप्त हुआ, जबकि ग्राफिक्स, एनिमेशन तथा स्पेशल इफेक्ट्स में श्रेष्ठता के लिए अर्जुन भगत तथा राधिका चंद्रशेखर विज्ञान प्रसार नई दिल्ली की फिल्म भारतीय वास्तुकला प्राचीन पेयजल प्रबंधन को सम्मानित किया गया। जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं तो एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो होता है कि विजुअल को हम कैसे एक साथ ओवरले करें कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बाहर आए। तो उसके लिए ग्राफिक्स बहुत ज़रूरी है, और थैंक्स टू द ज्यूरी कि उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने हमें ग्राफिक्स पे अवार्ड दिया। जिन लोगों की फिल्में महोत्सव में शामिल नहीं की गईं, लेकिन जिनमें फिल्म बनाने का उत्साह था, ऐसे लोगों को भी ऑन स्पॉट फिल्म बनाने में अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी 6 फिल्मों की काफी प्रशंसा हुई तथा उन्हें पुरस्कार दिए गए। महोत्सव में दिखाई गई प्रमुख विदेशी फिल्मों में इटली की फिल्म द सी एट द एंड ऑफ द अर्थ, 30 Years of Healing the Ozone Layer इत्यादि फिल्में शामिल थी। ये फिल्में न सिर्फ आम लोगों में वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ाती है, बल्कि उन्हें फिल्म बनाने में अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर भी प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण प्रारंभ हो गए हैं, जो कि 31 मार्च 2018 तक चलेंगी। IISc, IIT, NIT, आईसर अथवा IIIT से बीटेक के स्नातक, बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र या एमटेक अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय से इंटीग्रेटेड MSc के छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए योग्यता रखते हैं। योग्यता के लिए उम्मीदवारों को 8 CGPA या उससे अधिक अंक प्राप्त करना होगा। छात्रवृत्ति में वित्तीय सहायता के अलावा IISc या 23 IIT में से कहीं भी पूरे समय के लिए PhD में सीधे दाखिला मिलेगा। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति यानी PMRF योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस छात्रवृत्ति की घोषणा इस वर्ष 7 फरवरी को की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के युवा वैज्ञानिक मेधाओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT तथा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc जैसे देश के प्रसिद्ध संस्थानों से PhD करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जाने वाले शोध भविष्य की योजनाओं में कारगर साबित होंगे। छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों को पहले 2 वर्षों के लिए 70,000 रुपए प्रति माह, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रुपए प्रति माह और चौथे और 5वें वर्ष के लिए 80,000 रुपए प्रति माह की फेलोशिप दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक चयनित छात्रवृत्ति धारक को अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलनों में भाग लेने के लिए और अपने शोध पत्र को प्रस्तुत करने के लिए 5 वर्षों तक 2 लाख रुपए शोध अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। ये स्कीम तो उन लोगों के लिए है जो अभी देश में जिन्होंने बैचलर्स अपनी पूरी की है, वो जो हमारे अच्छे जो स्टूडेंट हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल है, जो बाद में हमारे रिसर्च में सहायता करेंगे कर सकते हैं, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स बनेंगे बाद में, उनको यहीं PhD का मौका देना है इसका उद्देश्य।
कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टरल पढ़ाई की ओर मेधावी युवाओं को आकर्षित करना है। आवेदकों के चयनित विषय राष्ट्रीय महत्व के होने अनिवार्य हैं, जो समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध करा सके। छात्रवृत्ति के लिए चयन प्रक्रिया कठिन है, जिसे प्रतिष्ठित संस्थानों से चुने हुए विशेषज्ञों की टीम संपन्न करेगी। चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू तथा लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति के लिए 31 मार्च शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। इस विषय में अधिक सूचना तथा जानकारी के लिए उम्मीदवार छात्रवृत्ति योजना का संचालन कर रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद से संपर्क कर सकते हैं। ये छात्रवृत्ति समाज को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से नई योजनाएं प्रारंभ करने में मददगार होगी। छात्रवृत्ति के विषय में अधिक जानकारी तथा आवेदन पत्र https:/pmrf.in वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 26 तथा 27 फरवरी को दीर्घकालीन जैव ईंधन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा तथा नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन जैव ईंधन तथा इसे लागू करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों एवं स्वच्छ ऊर्जा अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए 19 देशों के जानकारों तथा प्रतिनिधियों को विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना था। सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण था अनुसंधान अभियान का एजेंडा, जिसमें भारत, ब्राजील तथा चीन समेत दुनिया के 22 देश वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सम्मेलन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सूर्य ज्योति नामक माइक्रो सोलर डोम तथा भारत का पहला मल्टी फीड स्टॉक एथेनॉल वनस्पति का प्रदर्शन किया गया। तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी विधि खोज निकाली है जिसमें समुद्री शैवाल के द्वारा समुद्री जहाजों में प्रयुक्त स्टील का क्षय रोका जा सकता है। अध्ययन में सामने आया कि समुद्री शैवाल के प्रयोग से प्रदूषण फैलाने वाले बार्निकल्स तथा बायोफिल्म बनाने वाले जीवाणुओं को समाप्त किया जा सकता है। प्रयोग के लिए दक्षिण पूर्वी भारत के 10 विभिन्न समुद्र तटीय भागों से समुद्री शैवाल इकट्ठा किए गए। विभिन्न घोलों के द्वारा उनके जैव सक्रिय यौगिक निचोड़े गए तथा बार्निकल्स और बायोफिल्म बनाने वाले जीवाणुओं पर उनकी जांच की गई। इनमें टर्बिनारिया और नाटा नामक समुद्री शैवाल स्टील पर एक प्रभावशाली क्षयरोधी के रूप में सामने आया है। इस धातु का उपयोग जहाज तथा अन्य समुद्री उपकरण बनाने में किया जाता है। इस शोध के परिणाम साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान यानी IBSD ने मणिपुर की लोकटक झील में एक तैरती हुई प्रयोगशाला की स्थापना की है। प्रयोगशाला का उद्देश्य झील के पानी की गुणवत्ता तथा परितंत्र की जांच करना है। इसके लिए नाव पर IBSD के 5 वैज्ञानिक तैनात किए जाएंगे। तैरती हुई प्रयोगशाला झील के पानी की गुणवत्ता की जांच कर इसके परिणामों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को इससे जुड़ी सिफारिश करेगी। स्पेन की गुफाओं से प्राप्त चित्रों के आधार पर पुरातत्ववेताओं ने बताया कि नीदरलैंड में आदिम मानवों को कला की जानकारी थी। ये चित्र 64,000 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जाती है। इनमें जानवरों के अलावा बिंदु, ज्यामितीय आकृतियां, हाथ से बने छाप, हाथ के प्रिंट तथा नक्काशी शामिल है। ये चित्र उन मान्यताओं को नकारती है कि आदिम मानव पाशविक तथा असभ्य प्रवृत्ति के थे। इस अध्ययन का प्रकाशन साइंस पत्रिका में किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं ने कॉफी समेत कई वनस्पतियों में पाए जाने वाले क्लोरोजेनिक एसिड नामक प्राकृतिक यौगिक में जीवाणुरोधी गुणों की खोज की है। शोधकर्ताओं की टीम ने आधुनिक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का उपयोग कर प्राकृतिक यौगिक में पाए जाने वाले जीवाणुरोधी तंत्र के ढांचे का पता लगाया है। उम्मीद है कि इस अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर भविष्य में प्रतिजैविक रोधी जीवाणुओं से लड़ने के लिए अधिक प्रभावशाली प्रतिजीवियों का निर्माण करना संभव होगा। शोध के परिणाम साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। और इस हफ्ते विज्ञान के इतिहास में हम याद कर रहे हैं KR रामनाथन को, जिनका जन्म 28 फरवरी 1893 को केरल में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी तथा एक मौसम वैज्ञानिक थे। सर CV रमन के साथ रामनाथन ने 1921 में तरल पदार्थों में एक्सरे विवर्तन का अध्ययन किया। उन्होंने सर CV रमन के पहले छात्र के रूप में दिशा निर्देश प्राप्त किया।
भौतिक विज्ञान के प्रति गहरी अभिरुचि के कारण के.आर. रामनाथन मद्रास विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में डॉब्सन ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर केंद्रों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये वातावरण में ओजोन का स्तर मापने के उपकरण हैं। वो अहमदाबाद में स्थापित भारत के पहले भौतिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक थे। इसके अलावा वो रॉयल मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के अवैतनिक सदस्य थे। रामनाथन को 1965 में पद्म भूषण तथा 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 31 दिसंबर 1984 को के.आर. रामनाथन का देहांत हो गया, लेकिन मौसम विज्ञान के क्षेत्र में उनका मूलभूत अनुसंधान तथा इस विभाग को उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।